तो स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान हिस्ट्री की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने राजवंशों में पढ़ना स्टार्ट किया था, चौहान वंश के बारे में। और चौहान वंश के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का सबसे गौरवशाली राजवंश, और ऐसा राजवंश जो अभी तक चल रहा है, और सबसे समृद्धशाली राजवंश के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ना हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो है मेवाड़ का गुइल वंश। अब मेवाड़ का गुइल वंश पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेवाड़ क्या है। तो मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मेवाड़ में वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर वाला क्षेत्र आता है। मेवाड़ जो क्षेत्र था उसको प्राचीन समय में जनपद काल में सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था, और इसी सिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, जो कि वर्तमान में नगरी चित्तौड़ में स्थित है। या फिर वर्तमान में हम जिस माध्यमिक जो ओल्ड समय में सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, उसी माध्यमिका को हम वर्तमान समय में नगरी के नाम से जानते हैं। और ये नगरी है कहाँ पर, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी जनपद था। उसके बाद प्राचीनता के इसकी मेवाड़ की प्राचीनता के कारण इसका नाम प्रागवाट पड़ा। उसके बाद मेद जाति की अधिकता के कारण या फिर मेद जाति के आगमन पर इस क्षेत्र का नाम मेदपाट पड़ा, और मेदपाट से ही अपभ्रंश होता होता ये शब्द मेवाड़ बन गया। तो मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में जिले आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। ये अपना जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र मेवाड़ में नहीं आता, ये आपको याद रखना है। और मेवाड़ पड़ा किससे नाम, तो मेवाड़ का ओल्ड नाम आपको याद रखना है सिवी जनपद था। इसकी राजधानी माध्यमिका थी जो वर्तमान में नगरी चित्तौड़ है। और उसका मेवाड़ को पहले के किस नाम से जानते थे, तो मेवाड़ को पहले मेदपाट नाम से जानते थे। उसके बाद मेदपाट से ही अपभ्रंश होता होता ये मेवाड़ नाम पड़ा। तो मेवाड़ के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद मेवाड़ के जो गुइल वंश हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं कि मेवाड़ का जो गुइल वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, और विद्वानों के इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत हैं। तो उत्पत्ति के मत में सबसे पहले आते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय। सूर्यवंशी क्षत्रिय का मत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है G.H. ओझा, जिन्होंने संपूर्ण क्षत्रिय या फिर संपूर्ण राजपूतों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया था। G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने मतलब चौहानों को भी सूर्यवंशी बताया, और उसी की प्रकार जो गुइल है मेवाड़ के गुइल वंश उनको भी सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया। उसके बाद ब्राह्मण मत में जो मेवाड़ का गुइल वंश है या फिर गुइल हैं उनको नागर ब्राह्मण बताया गया। उसी प्रकार जो चौहान है उनको चौहान को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में बताया गया। तो ब्राह्मण, तो अगर आपको पूछ ले कि गुइल कौन से ब्राह्मण गुइलों के ब्राह्मण मत में कौन से ब्राह्मण के रूप में गुइलों को माना गया है, तो नागर ब्राह्मण के रूप में। इस मत का समर्थन करते हैं D.R. भंडारकर। उसके बाद कुछ मानते हैं कि जो गुइल हैं वो विदेशी जाति थे। गुइलों को विदेशी मानने में मत आता है अबुल फजल का, जिन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जो गुइल वंश हैं वो ईरान की ईरान का एक वंश है, नौशेखा खां का वंश, उससे संबंधित मानते हैं ये अबुल फजल गुइलों को। उसके बाद वल्लभी गुजरात से संबंधित इनको मानते हैं, मतलब ये जो गुइल वंश है इस वंश को गुजरात के वल्लभी से संबंधित मानते हैं कर्नल टॉड और मुनोट नैन्सी। इन दोनों ने गुइलों की 24 शाखाएं बताई हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख हैं मेवाड़ के गुइल। वैसे वागड़ के गुइल भी हैं। ऐसे ऐसे करते करते कर्नल टॉड और मुनोट नैन्सी ने गुइलों की 24 शाखाएं बताई हैं। उनमें से मोस्ट जो सबसे प्रमुख शाखाएं हैं वो हैं मेवाड़ के गुइल वंश। तो उन्हीं के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुइल वंश की वंशावली स्टार्ट होती है गुआदित्य से, जिसे कहा जाता है गुइल वंश का संस्थापक। इन्होंने 567 ईस्वी में गुइल वंश की स्थापना की थी। इनके पिता तो थे शिलादित्य और इनकी माता थी पुष्पावती। अब ये जो शिलादित्य थे वो वल्लभी के राजा थे। वल्लभी जो वर्तमान में गुजरात में है उनके राजा थे, और इनकी पत्नी थी पुष्पावती।
जो कि प्रेग्नेंट थी और उनके गर्भ में गुहादित्य पल रहे थे। तभी उनको सपना आया कि उनको अम्बा माता जो कि राजस्थान में है, उनके उनके मंदिर में धोख लगाने जाने का हुक्म आया, मतलब अपने सपने में ऐसा मैसेज आया। तो इस कारण ये पुष्पावती अब मतलब वल्लभी को छोड़कर अम्बा माता के मंदिर राजस्थान में आई। और फिर जब वो यहाँ से वापस वल्लभी की तरफ प्रस्थान कर रही थी, तो बीच में कुछ लोगों ने या फिर प्रजा ने इनको रोका और बोला कि जो वल्लभी पर भारी आक्रांत था और आसपास के जो छोटे-छोटे दुश्मन इलाके हैं, वहाँ से हमला हो गया और इस युद्ध में शिलादित्य मारे गए। तो इस कारण पुष्पावती ने भी सती होने की इच्छा ज़ाहिर की, परंतु कुछ ऋषियों ने पुष्पावती को रोक दिया, क्योंकि ऐसा है कि हिंदू धर्म में सती होना लिखा तो नहीं गया, परंतु सती प्रथा थी। पर सती प्रथा में ऐसा रोल था कि अगर आपके गर्भ में बच्चा है तो आप सती नहीं हो सकते। तो इस कारण पुष्पावती को सती नहीं किया गया और एक गुफा में इसको आश्रम बना के रहने की स्थान दे दिया। तो कुछ समय बाद पुष्पावती के गर्भ से गुहादित्य का जन्म हुआ और गुफा में जन्म होने के कारण ही इनका नाम गुहादित्य रखा गया। और बाद में पुष्पावती तो सती हो गई और इस गुहादित्य का लालन पालन ऋषियों द्वारा किया गया और गुहादित्य ने ही राजस्थान में गुहिल वंश की स्थापना की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुहादित्य के बाद बप्पा रावल। बप्पा रावल जिसका मूल नाम कालभोज था और बप्पा रावल एक उपाधि थी। ये नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे जो गुर्जर प्रतिहार में शासक थे और बप्पा रावल को ही गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो गुहादित्य थे उन्होंने कोई किला नहीं जीता था, ना ही उन्होंने किसी क्षेत्र पर अधिकार किया था। परंतु जो बप्पा रावल हैं उन्होंने 734 ईस्वी में मानमोरी जो मौर्य वंश का शासक था उसको हटाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया किसके द्वारा गया, तो एक मौर्य में ही एक शासक आता है चित्रांगद मौर्य, उस द्वारा इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इसी के आगे जो मानमोरी था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका शासन था। तो 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। ये जो बप्पा रावल थे वो हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि की गायें चराया करते थे और स्वर्गवास करते करते हारित ऋषि ने इनको वरदान दिया कि तुम्हारा वंश कभी खत्म नहीं होगा। तो इस कारण बप्पा रावल ने फिर मानमोरी पर अटैक करके चित्तौड़ को अपना अधिकार में लिया और सीवी वैद ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। ये चार्ल्स मार्टेल थे कौन, तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसी के साथ साथ कुछ फ्रांसीसी कंपनियां भी व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आई और उन्हीं फ्रांस कंपनियों में से एक के जो सेनापति थे वो ये चार्ल्स मार्टिन थे, जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया और मुगलों के घर में घुसकर उनको मारा। तो उसी प्रकार बप्पा रावल भी जो अरबी आक्रमणकारी थे उनके घर में घुसकर उनको मारने के लिए फेमस थे। तो हुआ क्या, जब गुर्जर प्रतिहार वंश का यहाँ पर आधिपत्य था राजस्थान वाले क्षेत्र में, तभी बाहरी आक्रमणकारी राजस्थान और भारत वाले क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उनके जो सामंत थे ये गुइल, चौहान आदि सभी जो राजपूत जातियाँ थी वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो सभी सामंतों ने इनसे युद्ध करने के लिए मना कर लिया, परंतु बप्पा रावल कुछ सैनिकों के साथ ही इन बाहरी आक्रांताओं से भिड़ने के लिए चले गए और उनको यहाँ से खदेड़ा वो तो काफ़ी नहीं था, उनको बहुत सुदूर जब जहाँ से वो आए थे अरब तक, वहाँ तक खदेड़ दिया और आते आते अपने नाम से पाकिस्तान में एक पिंड का भी निर्माण किया जिसका नाम अभी रावलपिंडी है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और जो काबुल तक इन्होंने अपनी विजय दर्ज की और काबुल में अपने भांजे को नियुक्त करके आए। ये बापा रावल ने नागदा शहर बसाया था और नागदा को ही अपनी राजधानी बनाया और नागदा में अपने जो आराध्य देव हैं एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी में स्थित हैं, वहाँ पर नागदा कैलाशपुरी में स्थित हैं, वहाँ पर एकलिंग जी या फिर एकलिंग नाथ जी का मंदिर की स्थापना की।
ये जो मेवाड़ के गुइल वंश हैं, ये स्वयं को तो एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और राजा के पद पर एकलिंग नाथ जी को रखते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम मुद्रा प्रणाली की शुरुआत मेवाड़ में या फिर राजस्थान में बप्पा रावल द्वारा की गई। पाकिस्तान में रावलपिंडी इनके नाम से एक शहर है, मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं या फिर नेक्स्ट शासक को हम पढ़ते हैं अल्लट, जिनको प्यार से आलू रावल भी कहा जाता था। इनके जो अरब अभियान थे उनमें उनको एक हूण राजकुमारी पसंद आ गई, और हूण एक आक्रमणकारी जाति थी और हूण राजकुमारी थी एक हरिया देवी। उनसे इन्होंने विवाह कर लिया, जो कि राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। भारत का प्रथम इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की बेटी हेलिना। तो ये भारत का सर्वप्रथम इंटरनेशनल मैरिज मानी जाती हैं, और राजस्थान की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है अल्लट और हूण राजकुमारी हरिया देवी का। ये उसके बाद अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। उन्होंने अपने राज्य में एलडीसी, यूडीसी, जो जिला कलेक्टर, एसडीएम, इस तरीके के पद नियुक्त किए। उसके बाद अल्लट ने अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया। अहाड़ शहर का निर्माण करवाया सबसे पहले तो अपनी राजकुमारी या अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी हरिया देवी के लिए अहाड़ का निर्माण करवाया या फिर अहाड़ को बसाया और अहाड़ को ही अपनी राजधानी बनाया और अहाड़ में विराह मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनते हैं शक्ति सिंह जी, जिनके काल में परमार शासक मुंज का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया, और इसी मुंज के जो वंश में आगे आते हैं भोज परमार, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ये इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर क्यों पड़ा, तो हम आर्ट कल्चर में पढ़ेंगे कि इस मंदिर में जो शिव की मूर्ति हैं वो त्रिमुखी हैं, तो इस कारण इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर पड़ा। और इसी को बाद में जो राणा कुंभा है उनके पिता मोकल द्वारा रिनोवेट करवाया गया, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो उस समय इस मंदिर का नाम चेंज करके समिदेश्वर मंदिर किया गया, और इसी समिदेश्वर मंदिर को हम कहते हैं मोकल का शिव मंदिर या फिर मोकल मंदिर के नाम से इस मंदिर को हम जानते हैं। शक्ति सिंह जी के बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं रण सिंह जी। रण सिंह जी ऐसे शासक हैं जिनके बाद ये रावल और राणा शाखा का विभाजन हुआ। अब हम देखते हैं राणा कौन से शासक हैं और जो रावल हैं वो कौन से शासक हैं। रण सिंह जी के दो बेटे थे, एक तो थे राहब और एक थे शेम सिंह जी। तो राहब जो ज्येष्ठ पुत्र थे, परंतु इनमें कुछ अयोग्यताएं थी, इस कारण रण सिंह जी ने शेम सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और इसी से राणा और रावल शाखा का विभाजन हुआ। अब जब छोटे बेटे शेम सिंह जी को पूरा शासन संभालने के लिए दे ही रहे हैं, तो राहब को भी सिसोदिया गांव की कुछ छोटी मोटी जागीरें दे दी गई। तो इस कारण राहब के जो वंशज हैं वो सिसोदिया कहलाते हैं, और राहब के जो वंशज हैं वो अपने नाम के आगे राणा उपाधि या फिर महाराणा उपाधि का प्रयोग करते हैं, और शेम सिंह जी के जो वंशज थे वो अपने नाम के आगे रावल उपाधि की या फिर राहुल उपाधि का प्रयोग किया करते थे। अब शेम सिंह जी के भी दो पुत्र थे, एक तो थे सामंत सिंह जी और एक थे कुमार सिंह जी। सामंत सिंह जी के टाइम क्या हुआ, तो जिन्हें हम सामंत सिंह जी के टाइम में क्या हुआ, तो मतलब चित्तौड़गढ़ या फिर मेवाड़ क्षेत्र पर चौहानों का आधिपत्य हो गया। तो इस कारण सामंत सिंह जी वागड़ क्षेत्र में चले गए और वागड़ में गुइल वंश की स्थापना की। और उसके बाद कुछ समय बाद सामंत सिंह जी के जो भाई थे कुमार सिंह, उन्होंने वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर या फिर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूला। उसके बाद लास्ट जो रावल शाखा में लास्ट शासक आते हैं रावल रतन सिंह। 1303 में क्या हुआ, तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह जी के मध्य युद्ध हुआ। इसमें पद्मिनी ने जौहर किया और रतन सिंह जी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और 1303 से लगाकर 1326 तक यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आक्रांता है उनका अधिकार रहा। और उसके बाद इसी जो रावल रतन सिंह वाला 1303 वाला युद्ध था, उसमें इसी राहब के शाखा में अगले एक शासक बनते हैं लक्ष्मण सिंह, और उनके 7 पुत्र इस युद्ध में रावल रतन सिंह की तरफ से युद्ध करते हैं और ये सभी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन 7 पुत्रों में से एक पुत्र था अरी सिंह, उसका एक पुत्र था राणा हमीर, जिन्होंने
1326 में वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और ये राणा हमीर जो है राणा शाका के प्रथम शासक थे जिन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रावल शाखा के बारे में। रावल शाखा में हम पढ़ते हैं जेत्र सिंह के बारे में। जेत्र सिंह जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल इनका जेत्र सिंह जी का काल कहलाता है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कहने वाले व्यक्ति डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। जेत्र सिंह के काल में बुतालका का युद्ध हुआ 1227 ईस्वी में जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। अब क्या हुआ, इसमें जेत्र सिंह जी विजय तो हुए परंतु इल्तुतमिश ने जाते जाते इनकी राजधानी नागदा को नष्ट कर दिया। तो इस कारण क्या हुआ, तो जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो थे जेत्र सिंह जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह जी की दो उपाधियाँ फेमस है, एक तो महाराजाधिराज और एक है उमापति वार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये दो उपाधियाँ तेज सिंह जी के बारे में फेमस हैं। और तेज सिंह जी की समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो लिखा गया या फिर चित्रित किया गया कमल चंद द्वारा 1260 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनते हैं समर सिंह जी। समर सिंह जी ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला था। ये सब कहानी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना। समर सिंह जी के दो पुत्र थे, एक तो था कुंभकर्ण और एक था रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की और रतन सिंह जी को नेक्स्ट शासक बनाया गया जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया। रावल रतन सिंह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।